हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक ये सेकंड वाला है ना, आफ्टर द कू। ये लिखा हुआ म्यांमार की पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे वहाँ पे तानाशाही फिर से अपना पैर जमा रही है। शुरू करेंगे उसी अंदाज में। आप मेरे साथ इस आर्टिकल के अंदर ट्रांसलेशन के साथ साथ में बहुत सारी वोकैबुलरी और नए ग्रामर रूल्स को सीखेंगे। तो जो भी आप सीखने वाले हैं उसको अच्छे से फोकस से सीखें और लास्ट में इस क्विज़ पे अप्लाई करें। आपको मालूम चलेगा अगले आधे पौने घंटे में आपने कितना सीखा। शुरू में इस क्विज़ को एक छोटा सा ट्राई देना, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव करवाऊंगा। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है आफ्टर द कू, कू के बाद में। अच्छा, ये कू क्या होता है भाई? कू का मतलब होता है तख्ता पलट। इसके लास्ट का पी साइलेंट होता है ना, इसको कू ही बोलते हैं। रिवोल्यूशन बोल दो, ओवरथ्रो बोल दो, तख्ता पलट बोल दो। कह रहा है तख्ता पलट के बाद। अब ध्यान देना, कू से मिलने जुलने वाला एक वर्ड है कूपे। इसको कूपे भी बोलते हैं और कूप भी बोलते हैं, है ना। ये इंडियन रेलवेज में एक कैबिन होता है जिसमें दो लोग यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ दो ही लोग होते हैं इसमें। अगर आप दो अच्छे दोस्त हैं या आप एक कपल हैं तो अपनी प्राइवेसी के साथ अपने सफ़र को पूरा करें। इसकी टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, फर्स्ट क्लास जैसी होती हैं, है ना। इसको बोलते हैं कूपे। कह रहा बात कर रहा है ऑन पॉलिटिकल क्राइसिस की म्यांमार में। तो तख्ता पलट के बाद कैसा सियासी तूफान म्यांमार में आया है उस चीज़ की बात करेगा। अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दें। और हाँ, कुछ लोगों का मुझसे कहना है कि सर आप थोड़ा मोटिवेशन दिया करो ड्यूरिंग द वीडियो। तुम्हारा सही मोटिवेशन मैं वीडियो के शुरू में दे देता हूँ, ये वाला क्विज़। अगर इस क्विज़ को आप सब कुछ सीख के इस पर अपना अप्लाई कर रहे हो दिमाग, है ना, और 5 में से 4 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, रोज़ ऐसा हो रहा है, तो इससे अच्छा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेट करें लाइक ए रियल मैन एंड रियल वुमन, जिसका मोटिवेशन दिन भर बना रहता है और सेंस ऑफ अचीवमेंट से आता है किसी काम को पूरा करके, ना कि वो बच्चों वाला मोटिवेशन जो तस्वीर को देख के आएगा और 15 मिनट के लिए आपके अंदर रहेगा, है ना। तो यही आपका मोटिवेशन है। कह रहे द म्यांमार मिलिट्री मस्ट मूव फास्ट टू एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट इज़ ऑफ इट्स ऑन मेकिंग। कह रहा म्यांमार की जो मिलिट्री है, म्यांमार की जो फौज है, उसको मूव करना चाहिए फास्ट। उसको फटाफट से हरकत में आना ही चाहिए। मूव करना मतलब हरकत में आना, फास्ट मतलब जल्दी। उसको जल्दी हरकत में आना ही है ताकि वो एंड कर पाए, ताकि वो पूरा कर पाए, ख़त्म कर पाए इस सियासी तूफ़ान को। अच्छा, कौन सा तूफ़ान है? दैट इज़ ऑफ इट्स ऑन मेकिंग, जो कि है इसका खुद का बनाया हुआ। इट्स ऑन मेकिंग मतलब इट्स ऑन क्रिएशन। ये वो सियासी तूफ़ान है जो कि इसकी खुद की जो है ना बनाई हुई चीज़ है। देखने वाली चीज़ सेंटेंस में, मिलिट्री आपका सब्जेक्ट है, मस्ट मूव आपकी वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट आया है दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन और उसकी वर्ब है इज। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंजंक्शन भी होता है, इसीलिए दूसरा सब्जेक्ट भी बन जाता है, ठीक है। ऑन से पहले हमेशा आपको पजेसिव लगाना होता है। तो यहाँ पे ऑफ ऑन मेकिंग नहीं लिखा, ऑफ इट्स ऑन मेकिंग लिखा गया है। याद रखें, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो बिना पजेसिव के कभी भी नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको एक समरी दूंगा, आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, समरी ये है कि म्यांमार में 1 महीना पहले तख्ता पलट हो चुका है, आप जानते होंगे। एंग सू कई, जिनको वहाँ पे लोगों ने वोट दिया था, नोबेल लॉरेट भी हैं जो, उनको मिलिट्री ने पकड़ के कर दिया बंद और बैठ गई है खुद आकर के कुर्सी पे। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है मिलिट्री ने म्यांमार में पिछले 60 सालों से यही काम किया है। 1948 में शायद म्यांमार जो है ना आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। तो 60-70 सालों से मिलिट्री यही करती आ रही है, लेकिन म्यांमार के लोगों की जो स्पिरिट है वो कभी भी हारी नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए पहले भी लड़ाई की थी और वो इस बार भी करेंगे। तो मिलिट्री को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी ला करके ही रहेंगे। समझ गए? तो पूरी कहानी बताएगा म्यांमार की क्या क्या वहाँ पे चल रहा है। आज की टोन है कंडेमनिंग। म्यांमार की मिलिट्री को, जिसको जुंता भी बोलते हैं, हुंता बोलते हैं, उसको कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। शुरू करें, चलो। कह 3 वीक्स आफ्टर दे टूक कंट्रोल ऑफ म्यांमार by toppling its democratically elected government, the country's general are struggling to retain their grip on power in the face of growing pro-democracy mass protest। आज का आर्टिकल बहुत ही सिंपल, इसलिए मैंने बहुत सारे ग्रामर रूल इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। कह रहे 3 हफ्ते बाद। अच्छा, किस चीज़ के भाई? जब उन्होंने ले लिया कंट्रोल, जब उन्होंने ले लिया सारा का सारा जो है कंट्रोल, किसका भाई? म्यांमार का।
और कैसे लिया? टॉपल करके, बाय टॉपलिंग। टॉपल करना मतलब लुढ़का देना, लुढ़का करके इसकी जनतांत्रिक तौर पे या डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को। कह रहा है इसके 3 हफ्ते के बाद, 21 दिनों के बाद हुआ क्या? जो कंट्री के जनरल्स हैं ना, जो कंट्री के मिलिट्री तानाशाह हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और किसको रिटेन करने में, ग्रिप को, पकड़ को बनाए रखने में, पकड़ को, और किस पे? पावर पे, उस ताकत पे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? फेस करने के कारण, इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए बढ़ते हुए डेमोक्रेसी के प्रो मास प्रोटेस्ट का। ऐसे मास प्रोटेस्ट, ऐसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेसी को लाने के लिए किए जा रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, उड़ता हुआ तीर के आगे आ जाना। तो इन्होंने वही किया। सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन इन्होंने टेक कंट्रोल कर लिया म्यांमार का। वहाँ के जनरल्स ने सरकार जो चुनी गई थी उसको लुढ़का दिया। अब यही जनरल्स जो हैं परेशान हैं कैसे पावर को पकड़ के रखें, क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी मास प्रोटेस्ट जो हैं ग्रो होते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं म्यांमार की जनता के द्वारा। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। दे की वर्ब है टुक, जनरल्स की वर्ब है आर स्ट्रगलिंग। सबसे पहला स्टेप यही है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, ठीक है। रिटेन करना मतलब बना के रखना। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, आपकी किसी चीज़ पे मजबूती, है ना। इन द फेस ऑफ मतलब सामना करते हुए, फेस करते हुए किसी चीज़ को। टॉपल करने का मतलब होता है लुढ़का देना, ब्रिंग डाउन करना, गिरा देना, अनसीट करना, अपनी सीट से हिला देना, है ना, ओवरटर्न करना, नॉक ओवर करना। ये सब बताते हैं किसी चीज़ को लुढ़का देने को या गिरा देने को, टॉपल करने को। टॉपल एक जीरेंट भी है, बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया हमने। यहाँ पे टॉपल नाम की वर्ब नहीं लिख सकते थे बिना आईएनजी के। आगे बढ़े। कह रहे द मिलिट्री विच हैड शेयर्ड पावर with Aung San Suu Kyi's National League for Democracy या NLD for 5 years orchestrated the coup on February 1st, hours before the country's new elected parliament, in which the NLD had a huge majority, was set to convene. अब बता रहे हैं मिलिट्री ने ऐसा क्यों किया। कह रहे हैं वो मिलिट्री जिसने शेयर किया था पावर को, ताकत को, और किसके साथ? इस नोबल लॉरेट के साथ, ऑन्ग सैन सू कई जिनका नाम है, और इनकी पार्टी के साथ, एनएलडी इनकी पार्टी का नाम है ना। कह रहे वो मिलिट्री जिसने शेयर किया था पावर को 5 सालों के लिए। कह रहे इसी मिलिट्री ने ऑर्केस्ट्रेट किया, इसी मिलिट्री ने सेटअप किया, ऑर्गेनाइज किया एक कू को, एक तख्तापलट को, फरवरी 1 को। और ये कब हुआ? ये कुछ ही घंटों पहले हुआ, जब कंट्री की नई चुनी हुई पार्लियामेंट, नई चुनी हुई संसद, जिसमें एंग सू कई की जो पार्टी एनएलडी, उनका ह्यूज मेजोरिटी था, वो तैयार थी कन्वीन करने को, वो तैयार थी मीटिंग करने को। तो नई पार्लियामेंट आने वाली थी, उसके कुछ घंटे पहले ही मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और सू कई की पार्टी को, सब लीडर्स को जेल में डाल दिया। समझ गए। अब देखने वाली चीज़ें। विच की वर्ब है हैड शेयर्ड, मिलिट्री की वर्ब है ऑर्केस्ट्रेटेड, है ना, मिलिट्री की वर्ब है। और न्यू इलेक्टेड पार्लियामेंट की वर्ब है वाज सेट, एनएलडी की वर्ब है हैड। अब देखने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑर्केस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ का इंतजाम करना। अगर आप कोई चीज़ को, किसी प्रोग्राम को इंतजाम कर रहे हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, तो आप ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो, है ना। कन्वीन का मतलब होता है मिलना, मीटिंग करना। जब पार्लियामेंट बैठती है नहीं, तो वो कन्वीन करेगी, अपनी मीटिंग को होल्ड करेगी, है ना, सेशन को। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? थोड़ा टेंसेस के अंदर जाऊँगा आज मैं, एडवांस्ड, है ना। आपके सामने 3 सेंटेंस है, अपना जितना दिमाग लगाना सकते हो लगा लो। ऊपर मैंने रूल भी लिख दिया है, आपके सामने है। थोड़ा सा देखो, असेस करो अपने आप को, इन तीनों सेंटेंस को आप कैसे सही करेंगे। फिर मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ कहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना होता है। चलो, स्मिता हैज़ रीच्ड, हैड रीच्ड और रीच्ड मुंबई। स्मिता मुंबई पहुँच चुकी है, ये तो हमें पता लग गया। अब मुंबई पहुँचने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तीनों ही काम किसी चीज़ के हो जाने को बताते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि लगाएं कौन सा। स्मिता मुंबई पहुंच गई है, अभी कैसे बताया जाए, कौन से टेंस में बताया जाए? सीधा सा इसका फॉर्मूला है अपने पास। अगर आपके पास कोई एडवर्ब नहीं दी हुई, अगर सेंटेंस में कब मुंबई पहुंची, सोमवार को, मंगलवार को, 6 बजे, 5 बजे, पिछले साल, कब ये काम हुआ, अगर कोई एडवर्ब वो पास्ट नहीं दी हुई, उस केस में आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। समझ गए मेरी बात को? स्मिता हैज़ रीच्ड मुंबई, कुछ और आ रहा है सेंटेंस में? नहीं आ रहा। कोई एडवर्ब पास्ट आ रही है? नहीं आ रही। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अच्छा, मान लो आ रही हो स्मिता, यहाँ पे जो भी लगाओगे मुंबई यस्टरडे,
अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पास्ट आ गई, स्मिता के पहुँचने का वक्त आ गया। समझ गए मेरी बात को? ऐसे केस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं किसको? पास्ट इंडेफिनिट को। ऊपर लिख भी दिया मैंने, एडवर्ब ऑफ पास्ट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, एडवर्ब ऑफ पास्ट ना आए तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो तीसरा केस, आपके पास एडवर्बियल क्लोज ऑफ पास्ट आ जाए, स्मिता रीच्ड मुंबई व्हेन आई कॉल्ड हर। स्मिता मुंबई तब पहुंची जब मैंने उसको फ़ोन किया। यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब तो है पर क्लोज है। समझ गए मेरी बात को? एक एडवर्ब ऑफ पास्ट ना होकर के पूरा एडवर्बियल क्लोज है। अगर आपके पास एक ऐसा एडवर्बियल क्लोज आ जाए सेंटेंस में जिसमें पास्ट टेंस ही लगा हो, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हो, उस केस के अंदर आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे हैड रीच्ड, इसको भी निकाल दो, मुंबई व्हेन आई कॉल्ड हर। समझ गए ना? है तो ये भी एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहां आपको मिल जाए दूसरे काम को आप पास्ट परफेक्ट में बताएं, क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। जब मैंने कॉल किया था तब वो पहुंच चुकी थी, उसके पहुंचने का काम मेरे कॉल करने के काम से पहले हुआ। समझ गए? देसी भाषा में बता दिया मैंने कब कौन सा टेंस आपको यूज़ करना होता है। आगे बढ़ेंगे। टेंसेस पे एक एडवांस क्लास लूंगा मैं इस वीक, प्रोबेबली प्रेपोजिशन पे एक वीडियो आएगी संडे को, है ना? फिर टेंसेस की एक वीडियो करेंगे एडवांस्ड। करे द मिलिट्री which controlled Myanmar through direct rule for almost 50 years since independence from Britain in 1948, has now deployed the familiar repressive tactics to quell opposition to the latest coup। कह रहे ये जो मिलिट्री जिसने कंट्रोल किया था, जिसने पूरी तरीके से नियंत्रित किया था म्यांमार को सीधे सीधे शासन के दौर पे, है ना, एक तानाशाही शासन के दौर पे, और लगभग 50 साल। और कब से? इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से। और किससे आज़ादी मिली? ब्रिटेन से। और कब मिली? 1948 में। कह रहे ये मिलिट्री जिसने ये काम किया था 50 साल तक, कह रहे यही मिलिट्री है ना अब डिप्लॉय कर चुकी है फैमिलियर रिप्रेसिव टैक्टिक्स को, पुराने वाली ही फैमिलियर जिनको हम जानते हैं, ऐसे दांव पेचों को जो रिप्रेसिव हैं, जो कि ऑपरेशन करने वाले हैं, लोगों को दबाने वाले हैं। अच्छा, क्यों लगाए इन टैक्टिक्स को? ताकि ये क्वेल कर पाएँ, ताकि ये क्रश कर पाएँ, ताकि ये गला घोंट पाएँ ऑपोजिशन का, जो इस लेटेस्ट कू के सामने आई है, इस नए तख्ता पलट के सामने हो रहा है। समझ गए ना? तो यही मिलिट्री है, 50 सालों से नाक में दम किया हुआ है म्यांमार के, अब फिर से वही दांव पेच अपना रही है जो 50 सालों में अपनाए थे, ताकि इस प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। अब देखो इसने क्या किया है, टैक्टिक्स बता रहा है, ये कॉलम लगा के आप देखोगे। इट हैज़ रिटेन्ड मिस सू कई, प्रेसिडेंट विन मिंट एंड सेवरल ऑफ एनएलडीज टॉप लीडर्स, सस्पेंडेड द इंटरनेट, ब्लॉक्ड सोशल नेटवर्क्स एंड वार्न द पब्लिक ऑफ रेपरकशंस। कह रहे इसने डिटेन कर लिया है इन दोनों पर्सन को, एक तो प्रेसिडेंट को और एक जो है वहाँ की सू कई को, जो कि टॉप लीडर्स हैं। इसने ही सस्पेंड कर दिया है इंटरनेट को, इसने ही ब्लॉक कर दिया है गूगल प्लस और फेसबुक और इंस्टाग्राम को, सोशल नेटवर्क्स को, और इसी ने ही वार्न कर दिया है पब्लिक को, धमकी दे दी है रेपरकशंस की। रेपरकशन मतलब एडवर्स रिजल्ट्स, बुरे परिणाम। पब्लिक को इसने बुरी नतीजों की धमकी भी दे दी है अगर पब्लिक ने ज्वाइन किया प्रोटेस्ट को, अगर पब्लिक जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती है। समझ गए? तो इस सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। 50 सालों में जो किया फिर से वही मिलिट्री कर रही है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। रिप्रेसिव मतलब जो रिप्रेशन करे, ऑपरेशन करे, लोगों को दबाए। टैक्टिक मतलब दांव पेच। क्वेल का मतलब है शांत करना, क्रश करना, गला घोंटना, है ना, किसी चीज़ का। मिलिट्री की वर्ब है हैज़ नाउ डिप्लॉयड, और विच की वर्ब है कंट्रोल्ड। ध्यान से देखोगे 1948 आ रहा है, 50 साल के लिए रूल किया गया है। एडवर्ब ऑफ पास्ट आने की वजह से हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है, और यहाँ पे आप देखोगे कोई एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं आ रही। इस केस के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है, जो ऊपर बताया वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? और इसमें कुछ देखने वाला लगा नहीं मुझे, है ना। रेपरकशन मतलब एडवर्स रिजल्ट्स। चलो एक और चीज़ है यहाँ पे, इफ़ दे जॉइंट प्रोटेस्ट, ये सेकंड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट है। आपने सुना होगा सेकंड कंडीशनल, पढ़ा भी होगा मेरे साथ ग्रामर सीरीज में। इफ़ के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए तो अनरियल फ्यूचर हो जाता है। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड, जो भी मैं करूँगा, अगर मैं राजा हूँ तो मैं ये कर दूँ। समझ गए ना? मुझे मालूम है राजा नहीं हो सकता हूँ मैं, राजशाही बंद हो गई है, मैं कोई राजघराने का आदमी भी नहीं हूँ, तो सिर्फ एक ख्वाब देख रहा हूँ अनरियल फ्यूचर का। अगर मैं राजा हूँ तो मैं ऐसा कर दूँ। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड डू दैट, मुझे पता है तुम हार्ड वर्क करते ही नहीं हो, ना तुमने ज़िंदगी में किया है, ना तुम्हें देख कर लगता है तुम करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम हार्ड वर्क करो तो ऐसा हो जाए। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है ना अनरियल फ्यूचर को बताता है,
इफ प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे भी वही हो रहा है, अगर लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो वो ऐसा कर देंगे, है ना, इफ प्लस में V2। कह रहा बट प्रोटेस्ट हैव ओनली ग्रोन बाय द डे। कह रहा लेकिन जो प्रोटेस्ट है महज ग्रो ही गए हैं आज के दिनों में, है ना। आज तक आप देखोगे तो प्रोटेस्ट ये बढ़ते ही आ रहे हैं। अब देखो कैसे बढ़े हैं। ऑन सैटरडे 2 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मंडलाई। कह रहे सैटरडे को 2 निहत्थे प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। वो मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, मंडले नाम की सिटी में, है ना, ये वहाँ की कोई सिटी होगी। कह रहा इवन पुलिस वॉलेंस एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल इंक्लूडिंग स्नाइपर्स अक्रॉस द मेन सिटीज डिड नॉट स्टॉप मिलियंस फ्रॉम ज्वाइनिंग अ जनरल स्ट्राइक ऑन मंडे। कह रहे यहाँ तक कि पुलिस की वॉयलेंस, पुलिस की बर्बरता और काम पे लगा देने का काम, डिप्लॉयमेंट का काम सिक्योरिटी पर्सनल को, सुरक्षा बलों को। कह रहे यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें भी, जिसमें शामिल है स्नाइपर्स भी, है ना, ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल्स जिसमें स्नाइपर भी शामिल है। कह रहे और कहाँ पे लगाए, पूरी मेन सिटीज़ में, हर बड़ी शहर में म्यांमार के। कह रहे यहाँ तक कि ये दोनों काम भी है ना, इन्होंने नहीं स्टॉप किया दसियों लाख लोगों को ज्वाइन करने से एक जनरल स्ट्राइक को मंडे को। तो सोमवार को इन लोगों ने सब ने एक स्ट्राइक किया है, जनरल स्ट्राइक किया है, हड़ताल की है, दसियों लाख लोगों ने मिल करके, बिना डरे इतने लोगों से, पुलिस वॉलेंस से और डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल से। समझ गए, सब्जेक्ट आपका वॉयलेंस और डिप्लॉयमेंट है, एंड से जुड़ा हुआ है, और वर्ब आपकी डिड नॉट स्टॉप। कह रहे दे डिमांड द जनरल्स फ्री द डिटेन्ड इलेक्टेड लीडर्स एंड रिस्टोर डेमोक्रेसी। कह रहे वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जनरल्स फ्री कर दें, जनरल्स आज़ाद कर दें पकड़े हुए हमारे लीडर्स को, चुने हुए लीडर्स को, और यही जनरल्स रिस्टोर कर दें डेमोक्रेसी को, बहाल कर दें फिर से गणतंत्र को। डिटेन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में एक देखने वाली चीज़ मिलेगी आपको, दे डिमांड जनरल्स फ्री, ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है। सबका दिमाग चलना चाहिए। कल ये रूल हमने किया है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का। अगर आपके पास डिमांड आ जाए, विश आ जाए, सजेशन आ जाए, रिकमेंडेशन आ जाए, मैंडेट आ जाए, नेसेसरी आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाएं, उसके बाद दैट के बाद नया क्लोज शुरू हो तो उसमें लगेगा प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। तो ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, दे डिमांड, डिमांड आ गया ना तो PSM लगाना है। दैट के बाद आप लिखोगे द जनरल्स फ्री द लीडर्स एंड रिस्टोर डेमोक्रेसी। बीच में शुड रखा होता है जिसको इनविजिबल शुड बोलते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। यहाँ पे जनरल भी होता तो भी शुड फ्री ही आना था, है ना, फ्रीज कभी भी नहीं आएगा। तो इस आप शुड को बीच में इनविजिबल माने और ऐसे सेंटेंस बनाए। कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर दैट तो यहाँ पे लगा ही नहीं हुआ। आपको ये भी मालूम होगा हिंदी में दैट को बोलते हैं की, एज ए कंजंक्शन। हिंदी में भी अपने इसको ओमिट कर देते हैं और इंग्लिश में भी इसको अक्सर छोड़ देते हैं। उनकी डिमांड है जनरल्स छोड़ दें लीडर्स को, या उनकी डिमांड है कि जनरल्स छोड़ दें लीडर्स को। तो हिंदी में भी की लगाया या ना लगाया, इंग्लिश में भी दैट लगाया कि ना लगाया, एज अ कंजंक्शन। समझ गए ना। चलो कह रहा है म्यांमार्स मिलिट्री हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री रही है एक सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट एनिमीज में से एक, सबसे ज़्यादा लगातार बने हुए दुश्मनों में से एक डेमोक्रेसी के लगातार बने हुए दुश्मन है, दुनिया के सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट, है ना, म्यांमार की मिलिट्री। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट आप यहीं पे सीखेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ध्यान से समझना। 5-6 सेंटेंस के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक ही सीख है कि आप कभी भी सेंटेंस को ब्रेक किए बिना इंग्लिश को नहीं सीख सकते। आप अभी देखोगे इसमें कैसे कन्फ्यूजन बढ़ेगी, है ना, अगर ब्रेक ना किया तो। कह रहे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन या मैन इज या आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। कह रहे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी इस कंपनी का ऑनर है। समझ गए मेरी बात को। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, देखो दुनिया के बहुत सारे रिच लोग हैं, उनमें से एक है हमारा इस कंपनी का ऑनर। अगर रिचेस्ट बहुत सारे हैं तो रिचेस्ट के साथ में लगेगा मैन, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी। अब देखो आदमी तो एक ही है, अगर एक है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अब इतना क्या, इतना पढ़ के आप लोग रट्टा मार लेते हो, वन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल नाउन आएगा, ऐसा नहीं है। अभी अगले सेंटेंस में देखो रट्टा फेल हो जाएगा। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट लिव या लिव्स इन द USA इज या आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। कह रहे उन अमीर लोगों में से जो अमेरिका में रहते हैं, उनमें से वन, उनमें से एक जो है इस कंपनी का मालिक है। अब ध्यान देना, रिचेस्ट के बाद में मैन आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो दैट कंजंक्शन है ना, इसने इस मैन नाम के
एंटीसीडेंट को अपना रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन ये मैन नाम के नाउन को अपना एंटीसीडेंट बना के बैठी है। वो वाले मैन जो अमेरिका में रहते हैं, ये दैट जो है इस मैन के लिए आया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझे प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट लिव इन द यूएसए। अब देखो आगे इस वन के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ से इज रख दो, आर को निकाल दो। इज द ओनर ऑफ द कंपनी। जिस बंदे ने सेंटेंस को ब्रेक नहीं किया और इतना रट के गया था कि वन के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पे उसको सिंगुलर वर्ब लगाएगा वो, है ना, पेपर में गलत करके आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रेक करना सीखो सेंटेंस को। दैट किसके लिए आया है? इस मैन के लिए आया है। वर्ब लेगा हमेशा प्लूरल। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एडवांस बना रहा हूँ, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैज़ या हैव नॉट कंप्लीटेड हिज या हर प्रोजेक्ट। एक स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, ठीक है। देखो वन ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स आएगा, आपको मालूम है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ तो स्टूडेंट्स आएगा। और वो अब आएगी इसके लिए सिंगुलर, वन तो अकेला है, तो यहाँ पे आएगा हैज़। अब सवाल बना इस वन के लिए प्रोनाउन क्या लगाया जाए। ये वन स्टूडेंट लड़का था या लड़की थी? अगर लड़का था तो हिज, लड़की थी तो हर। ध्यान देना, वन के लिए ना हिज आएगा ना हर आएगा, यहाँ पे आएगा वंस, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड वंस प्रोजेक्ट। वन अब वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, समझ गए ना मेरी बात को। लेकिन फिर रट्टा मत मारे आना, वन के लिए हमेशा वंस नहीं आएगा। इस सेंटेंस को देखो, वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स हैज़ या हैव नॉट कंप्लीटेड वंस प्रोजेक्ट। अगेन क्या करूँगा, वन ऑफ के बाद में तो लगेगी गर्ल्स, वन के लिए वर्ब आएगी हैज़, और कंप्लीटेड के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो वंस नहीं आएगा, यहाँ पे वन के लिए आएगा गर्ल्स, ये मतलब हर। ऐसा क्यों हुआ? अरे इस केस में स्टूडेंट था, तुम्हें नहीं पता था वो कौन है, इसलिए वन का आपने वंस लगाया। इस केस में लड़कियां ही तो हैं, तुम्हें पता तो चल गया, लड़का तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वन के लिए प्रोनाउन भी हर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जब कन्फ्यूजन हो तब वन के लिए वंस लगाना है, हमेशा नहीं लगाना। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर फेस्टिवल हैज या हैव नॉट फिनिश्ड हर या हिज प्रोजेक्ट। अगेन वही काम करना है, सिंपल है बिल्कुल। ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि कल्चर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दैट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटीसीडेंट हुआ, वर्ब लोगे आप आर, दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन कल्चर फेस्ट। अब देखो वन के लिए वर्ब आएगी हैज़, ठीक है, और स्टूडेंट है इसलिए प्रोनाउन आएगा ना हिज ना हर बल्कि वंस। हर चीज़ को लॉजिक से समझोगे, तोड़ तोड़ के चलोगे तभी कर पाओगे। ऐसे रट्टे मार के जाओगे ना, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी एग्जाम में, आपको कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। अब लास्ट सेंटेंस देखो, इसका एक और एडवांस वर्जन है। वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स दैट इज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर फेस्टिवल हैज या हैव नॉट फिनिश्ड हिज या हर प्रोजेक्ट। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट के लिए वंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे, वन की वर्ब सिंगुलर होगी। अच्छा, दैट के लिए हम वहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे आर को, है ना, ऐसा ही करना है ना। ध्यान देना, अगर आपका एंटीसीडेंट में उससे पहले ओनली लगाओ, एक वो स्टूडेंट जो महज एक ही स्टूडेंट है। ओनली स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। ओनली का मतलब यही होता है ना। ओनली स्टूडेंट्स का मतलब है आपका एंटीसीडेंट एक अपने आप में यूनिक एंटीसीडेंट है। अगर ऐसा है ना तो इस हिसाब से आपकी वर्ब आएगी यहाँ पे इज। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है ना। वन ऑफ द ओनली मेटल्स, वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स, हमेशा इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो है सिंगुलर वर्ब लेगा। ओनली का ध्यान रखना, इसके बाद में प्लूरल वर्ब मत लगाना। तो देख लो कुछ भी सेट नहीं बैठ रहा अगर आप रट्टे के हिसाब से चलो। और अगर आप ब्रेक करके चलो, ओनली को देखो, वन को देखो, लड़की को देखो, स्टूडेंट को देखो, रिलेटिव प्रोनाउन को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा किसको किसकी वर्ब चाहिए और किसको कौन सा प्रोनाउन लगेगा किसके हिसाब से। इसको रिपीट कर लेना, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द पास्ट चैलेंजेस टू इट्स पावर्स वर मेट विद ब्रूटल क्रैकडाउन्स। कह रहा है पास्ट में भी जब भी चैलेंज मिला, चुनौती मिली इस पावर्स को, इसकी मिलिट्री की ताकतों को, ये चुनौतियां हमेशा जा मिली, मेट विद हुई बहुत ही बर्बर, बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन से, शिकंजे से। जब जब इसकी पावर को चुनौती मिली है वहाँ पे शिकंजा कसा गया है लोगों के ऊपर, है ना, बर्बरता के साथ। इन द पास्ट अगेन एक एडवर्ब ऑफ पास्ट है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है। जो ऊपर सीखा था वही आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। क्रैकडाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना। कह रहा स्टिल द जुंता हैज़ कंटिन्यूड टू फेस पॉपुलर रेजिस्टेंस। कह रहा फिर भी जो जुंता है, जुंता का मतलब होता है वहाँ की मिलिट्री,
जैसे इंडिया में फौज बोलते हैं ना मिलिट्री को, वहाँ पे जुनता बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, हुंता बोलते हैं शायद, वहाँ पे हम जुनता पढ़ लेंगे। कह रहा है फिर भी जो हुंता या जुनता है वहाँ की मिलिट्री है, उसने जारी रखा है फेस करना, सामना रखना पॉपुलर रेजिस्टेंस से, लोगों की पॉपुलर जो है प्रतिरोध से। फिर भी वहाँ पे हुंता को 50 सालों से लोगों का प्रतिरोध सहना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस देखनी पड़ रही है। कर द क्रैक डाउन ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ August 8, 1988 did not prevent the Saffron Revolution of 2007. Protests led by Buddhist monks. कह रहे जो क्रैकडाउन था, जो शिकंजा कसने का काम था प्रोटेस्ट पे अगस्त 8, 1988 के, उसने नहीं रोका सैफरोन तख्ता पलट को, सैफरोन रेवोल्यूशन को 2007 के, जो कि एक प्रोटेस्ट था लीड होता हुआ जिसके अगुवाई में थे बुद्धिस्ट मॉन्क। तो 2007 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 88 में भी हुआ, लेकिन 88 में इन्होंने कितनी भी बर्बरता दिखाई हो, 2007 में लोग फिर भी नहीं रुके। वहाँ के साधु संत जो थे बुद्धिस्ट, सैफरोन, उन्होंने रेवोल्यूशन किया। समझ गए? किरधान शो द देन लीडर ऑफ द कंट्री suppressed them but had to offer a new constitution in 2008 as a compromise. कह रहे ये जो बंदा था धन शो, जो उस वक्त का लीडर था, देन लीडर था हमारे इस देश का है ना, म्यांमार का, इस बंदे ने सप्रेस किया, कुचल दिया इन प्रोटेस्टों को, देम इन मॉन्क्स को, और इसी को ऑफर करना पड़ा, मजबूरी में इसको देना पड़ा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में एक समझौते के तौर पे। तो प्रोटेस्ट को तो कुचल दिया, लेकिन 2008 में एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस बंदे को बनाना पड़ा। अब देखने वाली चीज़, ये देन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो थैन शो की दो वर्ब्स हैं, सप्रेस्ड और बट के बाद में हैड, है ना, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, आप जानते हैं किसी काम को करने की मजबूरी। ये देन बता रहा है एज एन एडजेक्टिव उस वक्त के लीडर को। जैसे इस सेंटेंस को देखो, पीएम नेहरू ब्रॉट, एग्जीक्यूटेड कर दो, पीएम नेहरू एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर। नेहरू साहब ने एग्जीक्यूट किया था पहला एनआरसी 1951 में। 1951 में असम में पहला एनआरसी नेहरू साहब लेके आए थे। देखो यहाँ पे ये जो लीडर थे, पीएम थे, ये तब के थे 1951 के। तो कैसे लिखा जाए इनको, तो मैं लिखूंगा देन पीएम। देन से मैंने क्या बता दिया भाई, जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त का पीएम, आज के टाइम में हमारा पीएम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? देन पीएम नेहरू एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट एनआरसी। अब इसी के लिए एक और वर्ड है, अगर देन का ये काम आप देखो एडजेक्टिव वाला, तो इसकी जगह आप अर्स्ट वाइल भी लिख सकते हो। ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है अर्स्ट वाइल, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, अर्स्ट वाइल पीएम नेहरू एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट एनआरसी इन 1951। बढ़े आगे, कह रहे दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द बेसिस ऑफ पार्शियल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन 2015 व्हेन एनएलडी केम टू पावर। कह रहे यही संविधान था, यही आधार था आंशिक तौर पे, आधे तौर पे ट्रांजिशन का, बदलाव का, और किसकी तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ 2015 में। अच्छा कब, जब एनएलडी केम टू हुई पावर, जब एनएलडी निकल करके आई पावर में, सत्ता में बैठी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही वहाँ पे आंग सू कई की जो सरकार है वो पावर में आई थी 2015 के अंदर। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट, है ना, चेंज ओवर, बदलाव। कह रहे बट इवन दैट एक्सपेरिमेंट वुड नॉट लास्ट मोर देन 5 years। कह रहे यहाँ तक कि लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं लास्ट किया, ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं जा करके रुका 5 साल से ज़्यादा, है ना। अच्छा क्यों हुआ ऐसा? थैंक्स टू द पावर हंग्री जनरल्स ऑफ टांट माडाओ। कह रहे ये हुआ कारण से, रीजन से, बिकॉज ऑफ पावर के भूखे जनरल्स का, जो कि हैं इस सिटी के टाट मडाओ के, है ना। अब वहाँ की कोई सिटी होगी टाट मडाओ। तो कह रहे ये एक्सपेरिमेंट भी 5 साल से ज़्यादा नहीं टिका। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ऐसा एक और फ्रेज भी है वर्ड विद। तो थैंक्स टू, वर्ड विद, बिकॉज ऑफ, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, कैसे मर्जी इनको आप यूज़ करें। लास्ट करना होता है किसी चीज़ का चलना, है ना, टिकना। कह रहे बट दे वर रॉन्ग टू एक्सपेक्ट द मेमोरीज पीपल हु एक्सपीरियंस एट लीस्ट लिमिटेड लिबर्टीज एंड डेमोक्रेसीज फॉर 5 years after decades of repressive dictatorship to allow them to consolidate power easily। कह रहे फिर भी ये जनरल गलती कर गए। कह रहे वो गलत थे, रॉन्ग थे एक्सपेक्ट करने में, आशा करने में कि म्यांमारीज जो पीपल हैं, बर्मा के जो लोग हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जिन्होंने सहा था कम से कम लिमिटेड लिबर्टीज़ को, कम से कम सीमित आज़ादी को, और डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को 5 सालों के लिए, कई दशकों के बाद जो थे दबाने वाले डिक्टेटरशिप के तानाशाह जो है सरकार के। कह रहे ये फिर भी गलत निकले। इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया कि ऐसे म्यांमारी लोग जिन्होंने 5 साल तक आज़ादी को चखा है, कई सालों के तानाशाही रूल के बाद, कह रहे वो अलाउ करेंगे इनको कि ये फिर से इकट्ठा कर पाएँ पावर को बड़ी आसानी से। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है गैदर कर लेना, इकट्ठा कर लेना, है ना, अपने पास ले आना, इकट्ठा करके सिक्योर कर लेना। तो वो लोग जिनको 50 साल अपने तानाशाही के नीचे रखा,
5 साल की आज़ादी चखने पे ही अब आपने उनसे एक्सपेक्ट कर लिया कि ये आपको फिर से पावर दे देंगे। अब नहीं देने वाले। इन्होंने 5 साल लिमिटेड लिबर्टी देख ली है आज़ादी क्या होती है, समझ गए। दे की वर्ब वर, हु की वर्ब एक्सपीरियंस्ड, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, कंसोलिडेट मैंने आपको बता दिया, रिप्रेसिव मतलब आपको दबाने वाला, कुचलने वाला। करेक्ट, द प्रोटेस्टर्स हैव कॉल्ड फॉर सिविल डिसोबीडियंस, स्टॉपेज ऑफ वर्क, सिट इन्स एंड मास डिमॉन्स्ट्रेशन। कह रहे इन प्रोटेस्टर्स ने, इन धरना देने वाले लोगों ने कॉल फॉर किया है, आह्वान किया है, मांगा है। और किसका? सिविल डिसोबीडियंस का, सविनय अवज्ञा का। सिविल डिसोबीडियंस आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी ने जो किया था। आप सिविलिटी के साथ में सरकार की बात मानने से मना कर देंगे, है ना, हिंसा नहीं करेंगे लेकिन सरकार की बात को नहीं मानेंगे। कह रहे ये प्रोटेस्टर्स ने इस चीज़ का आह्वान किया है, मांगा है, कॉल फॉर किया है। पहले तो सिविल डिसोबीडियंस, दूसरा स्टॉपेज ऑफ वर्क, सारा काम रुक जाए, सरकारी काम। तीसरा सिट इन हो, धरने प्रदर्शन हो, स्ट्राइक हो। और चौथा मास लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो, बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो। ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स के यही 4 काम है कि हम ये चारों काम करेंगे जनता के सामने, वहाँ की मिलिट्री के सामने। सिट इन होता है एक स्ट्राइक, एक डिमॉन्स्ट्रेशन, कॉल फॉर आप जानते हैं किसी चीज़ की डिमांड करना, लेकिन इनएनिमेट चीज़ का। अगर वो चीज़ एनिमेट है, अगर वो चीज़ कोई इंसान है तो आप कॉल ऑन या अपॉन करते हैं। कॉल अप करने का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना। कॉल ऐड का मतलब होता है किसी स्टेशन पे किसी गाड़ी का, किसी ट्रेन का, किसी बस का थोड़ी देर के लिए रुकना। और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल इन ऑन, किसी के पास ब्रीफ विजिट करना। जैसे आई विल कॉल इन ऑन यू टुमारो, कल मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिलने आऊँगा। समझ गए ना, कॉल इन ऑन मतलब 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी से ब्रीफ विजिट करने जाना। ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत काम आती हैं एग्जाम में। जब ये आती हैं तब आप क्वेश्चन का मुंह देखते रहते हो, आपको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है ना। जिसको पता होता है वही कर पाता है फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। करे द स्ट्राइक हैज़ ऑलरेडी पैरालाइज्ड द बैंकिंग सिस्टम एट अ टाइम व्हेन द इकॉनमी हिट हार्ड बाय कोविड-19 इज स्ट्रगलिंग टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। कह स्ट्राइक ने पहले से ही पैरालाइज कर दिया है, पहले से ही लकवा मार दिया है बैंकिंग सिस्टम को। ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, जब, व्हेन, जो इकॉनमी है, और वो इकॉनमी जो हिट हार्ड है, जो बहुत हार्डली, जो बहुत जो है जोरों से हिट है ना, चोट खाई हुई है कोविड-19 के द्वारा। कह रहे जब ये इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है खड़े होने में अपने पाँव के ऊपर, ऐसे एक वक्त पे वहाँ का बैंकिंग सिस्टम वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने बंद करवा दिया है, ऐसे एक खराब वक्त पे। समझ गए ना। हिट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अपने आप से सवाल पूछो, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी क्यों दिख रही है? हिट, हिटेड, हिटेड ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा क्यों है? अपने आप से पूछना, और जिसको सवाल का जवाब मिल जाए बताना कमेंट्स में, है ना। कह द मिलिट्री इज ऑल्सो फेसिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड कंडेमनेशन। मिलिट्री, ये जो वहाँ की जुनता है, ये फेस भी कर रही है इंटरनेशनल सैंक्शंस को, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को, और कंडेमनेशन को, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को। एंड कंडेमनेशन मतलब हैवी क्रिटिसिज्म, सारी दुनिया से इनको गालियाँ पड़ रही है वहाँ की मिलिट्री को। कह रहे देयर इज नो ईजी वे आउट फॉर जनरल मिन ऑन्ग Ling, the commander-in-chief and the coup's main architect, from the crisis he has put himself in। कह रहा है अब कोई भी इजी वे आउट नहीं है, अब कोई भी आसान बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। वे आउट मतलब बाहर निकलने का रास्ता, इजी मतलब आसान। तो कह रहे कोई भी आसान रास्ता नहीं है इस बंदे के लिए, जो कि ये भी है और ये भी है, दोनों ही काम करता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ भी है और कू का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट भी है, इसी ने कू को अंजाम दिया है। कह रहे इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है जिसमें इसने अपने आप को खुद रखा है ना। तो इसने अब गले में ले ली है, क्राइसिस शुरू कर दिया है, तख्ता पलट कर दिया है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता इस बंदे के पास नहीं है। समझ गए। आर्किटेक्ट होता है निर्माता किसी चीज़ का। यहाँ पे आपको नाम दे दिया तो आपको पता लगा ये जो दोनों पर्सन है वो एक ही पर्सन है। समझ गए ना, द दोनों के आगे लगा हो भले ही, लेकिन नाम एक ही है तो आपको मालूम चल गया है ये पर्सन एक ही है ना। कह द जनरल्स should realize that years of repression have not killed Myanmar's aspiration for democracy। ये सबसे अच्छी लाइन है पूरे आर्टिकल की। कह रहे हैं जनरल्स को रियलाइज़ करना चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए कि कई सालों का जो रिप्रेशन है, कई सालों की जो तानाशाही है, उसने नहीं मारा है, नहीं किल किया है म्यांमार की उस इच्छा को, उस महत्वाकांक्षा को, उस एम्बिशन को जो डेमोक्रेसी का है, जो गणतंत्र का है। तो इनको पता होना चाहिए, आपने 50 साल इनको दबा लिया, लेकिन वहाँ के लोग डेमोक्रेसी लिए बिना नहीं मानेंगे, है ना। एस्पिरेशन मतलब होता है आपकी विश, आपकी इच्छा, एम्बिशन। आप किसी चीज़ के लिए लॉन्ग करते हो, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, है ना, लॉन्गिंग। कह रहे दे शुड नॉट रिपीट
1988 और 2007। कह रहा है उनको रिपीट नहीं करना है 1988 और 2007, है ना, जब वहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे तख्ता पलट के बाद। दे शुड स्टैंड डाउन, रिस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स, रिलीज द लीडर्स एंड हैंड पावर बैक टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। कह रहा है इनको स्टैंड डाउन करना चाहिए, इनको सरेंडर कर देना चाहिए। स्टैंड डाउन करना मतलब पीछे हट जाना, सरेंडर कर देना। कह रहा है इनको पीछे हट जाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए चुनाव के नतीजों का, और रिलीज़ कर देना चाहिए वहाँ के बड़े लीडर्स को, और हैंड बैक कर देना चाहिए, थमा देना चाहिए पावर को वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को। कह रहा है अब इनको ये काम करना ही पड़ेगा। समझ गए ना, दे की चारों वर्ब्स हैं, रिस्पेक्ट है, हैंड है, रिलीज है और स्टैंड डाउन है। स्टैंड डाउन आप समझ गए, सरेंडर करना। इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा इडियम है, टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, किसी के सामने शांति का समझौता रखना, टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। चलिए इजी आर्टिकल था आज का, फटाफट बढ़ेंगे आज के क्विज की तरफ। आर्टिकल इजी तो क्विज मुश्किल, है ना, जरूर से अपना स्कोर बताएं कमेंट्स में। कह रहा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वन कम अक्रॉस, केम अक्रॉस, कम्स अक्रॉस या कमिंग अक्रॉस while studying history are is has या have the rise and fall of autocrats in almost every part of the world। मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ पहले क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से जिसको कोई भी पर्सन कम अक्रॉस होता है। कम अक्रॉस करना मतलब अचानक से मिलना, अचानक से किसी चीज़ से सामना करना। कह रहे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसका किसी से भी सामना होता है, कब, स्टडी करते हुए हिस्ट्री को। कह रहा है वो टॉपिक है राइज और फॉल, उठना और गिरना तानाशाहों का दुनिया के हर पार्ट में, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, पहली कंडीशन आपकी पूरी होगी। अब देखो वन की वर्ब चाहिए, दैट वन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब होगी कम्स अक्रॉस। समझ गए ना, कम्स अक्रॉस ही होगा ना, वन के लिए तो कम्स ही लगाओगे। ठीक है, तो दैट वन कम्स अक्रॉस वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। अब देखो वन कौन सा टॉपिक, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें कोई भी पर्सन जो है कम अक्रॉस हो सकता है, उनमें से एक टॉपिक है वन इज। यहां पे जो इज आएगा ये इस वन की वर्ब है, यहां पे जो कम्स अक्रॉस आया ये इस वन की वर्ब है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट है इस रिलेटिव क्लोज का। समझ गए ना, सब्जेक्ट तो वन है, इस केस में टॉपिक्स के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, इस वन के हिसाब से आएगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सपीरियंस्ड, हैज एक्सपीरियंस्ड और हैड एक्सपीरियंस्ड अ हैंडफुल ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजीम्स बिफोर द डेमोक्रेसी फाइनली सेट इन। कह रहे दुनिया के ज़्यादातर पार्ट्स में, दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने सहा है ना, एक मुट्ठी भर ऑटोक्रेटिक रिजीम्स को, तानाशाही शासनों को। और कब, फाइनली जब वहाँ पे डेमोक्रेसी सेट इन हुई, जब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। समझ गए ना, ध्यान देना, डेमोक्रेसी के लिए वर्ब आई है सेट इन। डेमोक्रेसी अगर सिंगुलर है तो वर्ब आनी चाहिए सेट्स इन। अगर ऐसा है तो सेट इन फर्स्ट फॉर्म नहीं है वर्ब की। अच्छा ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पे हैज आता, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इस यहाँ पे जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ लॉजिक। डेमोक्रेसी की वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो सेट्स आता, थर्ड फॉर्म होती तो उससे पहले हैज आता। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए हैड एक्सपीरियंस्ड। समझ गए लॉजिक के साथ, चलो। कह रहा हाउएवर वन ऑफ द ओनली ऑटोक्रेट्स दैट हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैज लीव्ड या हैव लीव्ड अ डीप मार्क ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ एनी कंट्री। कह रहा हालांकि महज एक ही ऑटोक्रेट है, उन सभी ऑटोक्रेट्स में से एक ही ऑटोक्रेट है जिसने रखा है एक बहुत ही डीप मार्क को सोशल फैब्रिक पे, किसी भी कंट्री के सामाजिक जो है ढांचे पे। अब देखो यहाँ पे ओनली ऑटोक्रेट्स के लिए आपको दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब चाहिए। ओनली ऑटोक्रेट्स आपने देखा, आपको पता लग जाएगा कि आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो दैट की वर्ब होगी सिंगुलर। अब वो सिंगुलर कौन सी होगी, हैज लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, लीव्ड नाम का कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, वर्ब जो है लीव की लेफ्ट ही होती है ना, लीव नहीं होती, तो लीव्ड गलत है, लेफ्ट सही है, हैज लेफ्ट, है ना। तो कह रहा है एक ऑटोक्रेट जिसने किसी भी देश के सोशल फैब्रिक पे बहुत गहरा मार्क छोड़ा है। अब देखो इस वन की वर्ब आएगी इज स्टालिन, इज लगा दो, वॉज लगा दो, जो लगाना चाहो, तो वॉज आएगी सिंगुलर वर्ब। समझ गए ना।
तो वॉज स्टालिन। तो वो स्टालिन ही था जो एक मॉन्स्टर था जिसने ऐसी डैमेज या ऐसी डिस्ग्रेस की मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ कम्युनिज्म को इसने दुनिया भर में बदनाम कर दिया। बहुत अच्छा सिद्धांत था लेकिन स्टालिन की वजह से आज दुनिया भर में बदनाम है। समझ गए ना? थोड़ा मुश्किल बनाया क्विज को, आई होप समझ भी होंगे, है ना? अपना कमेंट्स में ज़रूर से स्कोर बताया करो मुझे। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।